हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस क्रम में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन बताया था, एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट बताया था 1905 से लेकर 1919 तक। 1919 के बाद जितनी गतिविधियां होती हैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। जैसे 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में, और 1915 से लेकर 1917 तक वो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। और 1917 में 3 आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और मिल आंदोलन, मिल और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के पक्ष में मिल आंदोलन चलाते हैं। उसके पश्चात अखिल भारतीय स्तर पर उनका प्रथम आंदोलन होता है 1920 का असहयोग आंदोलन। द्वितीय आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं या नमक आंदोलन कहते हैं। और जो तीसरा आंदोलन होता है अखिल भारतीय स्तर पर, वह होता है 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो महात्मा गांधी का मूवमेंट है, वह मूवमेंट, महात्मा गांधी का पूरा मूवमेंट मेरे चैनल पर अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर को सर्च कर सकते हैं। उस पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों का लेक्चर अपलोड है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मूवमेंट में एक बचता है क्रांतिकारी आंदोलन, जिसको हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत तो वैसे सबसे पहले 1857 में ही हो जाती है, 1857 में, जिसको हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला विद्रोह हुआ था, उस समय 1858 के पूर्व भारत में कंपनी का शासन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही पहला विद्रोह होता है 1857 का। इस विद्रोह का उद्देश्य होता है, 1857 की क्रांति का उद्देश्य होता है ब्रिटिश कंपनी शासन को समाप्त करना, कंपनी शासन का अंत करना, और उसके जगह पर राजाओं का या रियासतों के शासन को स्थापित करना, या भारतीयों के शासन को स्थापित करना। तो 1857 की जो क्रांति होती है, वह कंपनी शासन के विरुद्ध प्रथम सम्मिलित और संयुक्त प्रयास होता है। यह क्रांति पूर्ण रूप से हिंसक होती है, जिसमें अंग्रेज भी मारे जाते हैं और भारतीय भी मारे जाते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रांति का दमन कर दिया था। दिल्ली से लेकर बिहार तक गांव की गांव जला दिए थी, लोगों की हत्याएं कर दी थी। ऐसे में करीब हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। क्रांति का निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया जाता है 1857 में क्रांति का निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। इस क्रांति में विभिन्न सेना नायकों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। जैसे दिल्ली में नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर नेतृत्व करते हैं, हकीम उल्ला खान नेतृत्व करते हैं, और जनरल बख्त खान नेतृत्व करते हैं। और लखनऊ में बेगम, हजरत महल, बिरजिश कादिर, अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। कानपुर में नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। अजीमुल्ला खां जो होते हैं, वह तात्या टोपे के सेनापति होते हैं। इसी तरह से झांसी में हम देखते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इस क्रांति का या इस सशस्त्र विद्रोह का, कंपनी शासन का अंत करने के लिए झांसी और ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। वहीं बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा यह युद्ध लड़ा जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, या हम इसको कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध यह स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। इसी तरह से राजस्थान में जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, असम में कंडा परेश्वर सिंह व मणि राम दत्ता के द्वारा नेतृत्व किया जाता है।
उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और वहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा सैनिक विद्रोह किया जाता है। यानी कि इस क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से होती है। मंगल पांडे ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। वहीं से यह विद्रोह शुरू हो जाता है और सभी राजा महाराजा जो होते हैं, देशी रियासतों के जो राजा होते हैं, वह सैनिकों का नेतृत्व करने लगते हैं और इसमें पब्लिक भी शामिल हो जाती है, आम जनता भी शामिल हो जाती है। इस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि कंपनी शासन का अंत करने के लिए, कंपनी शासन को भारत से भगाने के लिए। परंतु कंपनी शासन के द्वारा निर्ममतापूर्वक दमन किया जाता है और जब कंपनी शासन के द्वारा निर्ममतापूर्वक दमन किया जाता है तो यह क्रांति जो होती है यह समाप्त हो जाती है। और फिर 1858 में फिर जैसे ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि भारत में कंपनी का राज हो गया है तो कंपनी शासन का अंत कर दिया जाता है। 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी शासन को भंग कर दिया जाता है और 1858 से भारत का जो साम्राज्य होता है वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला जाता है। 1858 तक भारत में शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है वैसे ही ब्रिटिश सरकार को जब पता चलता है कि भारतीयों में व्यापक असंतोष है और भारत के एक बड़े साम्राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर देती है और भारत का साम्राज्य अपने हाथों में ले लेती है। भारतीयों को सुशासन देने के लिए, भारतीयों के ऊपर शासन करने के लिए 1858 में वह कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है, भारतीय शासन अधिनियम बनाती है और इस अधिनियम के तहत कंपनी शासन का अंत हो जाता है और भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, ब्रिटिश सरकार की शुरुआत होती है, बरतानिया हुकूमत की शुरुआत होती है। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर शासन करने के लिए अनेक अधिनियम बनाए जाते हैं, जैसे 1858 का अधिनियम तो बनाया जाता है सबसे पहले, उसके बाद 1861 का अधिनियम बनाया जाता है, फिर 1892 का भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम बनाया जाता है, फिर 1909 का भारतीय शासन अधिनियम बनाया जाता है, फिर 1919 का एक्ट बनाया जाता है, फिर 1935 का एक्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से समय समय पर विभिन्न एक्ट बनते हैं भारतीयों के ऊपर शासन करने के लिए, विभिन्न प्रशासनिक सुधार करने के लिए। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1858 से, उसके पश्चात भी भारतीयों का असंतोष बढ़ता रहता है, क्योंकि समय समय पर ऐसे भारत का गवर्नर जनरल आते हैं कि जो कि दमनकारी नीतियों का प्रयोग करते हैं, जो क्रूर होते हैं, आतताई होते हैं, अत्याचारी होते हैं। उसमें से लॉर्ड लिंटन का शासनकाल सबसे बुरा होता है। 1876 से लेकर 1880 तक का काल जो होता है वह सबसे बुरा काल होता है। फिर 1880 में लॉर्ड रिपन आते हैं, लेकिन 1884 में वह फिर वापस चले जाते हैं और 1884 में लॉर्ड डफरिन आते हैं। इस बीच 70 और 80 के दशक के बीच भारतीयों में व्यापक पैमाने पर असंतोष फैलता रहता है और ब्रिटिश सरकार इस असंतोष को दबाने के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व की स्थापना करती है, जिसको कि हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। यहीं से भारत को स्वराज प्राप्त कराने के लिए आंदोलन शुरू होता है। लेकिन 1885 से 1905 का जो काल होता है वह उदारवादी नेताओं का काल होता है और वह औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उनके जो साधन होते हैं, जो ब्रिटिश सरकार से लड़ने के साधन होते हैं, वह क्या होते हैं? संवैधानिक होते हैं। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजना, उनके पास स्मृति पत्र भेजना, अगर प्रार्थना पत्र और स्मृति पत्रों पर भी कार्रवाई न हो तो फिर क्या भेजना? फिर प्रतिनिधिमंडल भेजना। तो इस तरह से इनकी जो नीति होती है उग्रवादी नेताओं के द्वारा, लाल बाल पाल के द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति मानी जाती है और दया और याचिका की नीति मानी जाती है, दया और याचिका की नीति कही जाती है। फिर 1905 से 1919 तक लाल बाल पाल का नेतृत्व होता है लाला लाजपत राय जो पंजाब के होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के होते हैं, बिपिन चंद्र पाल जो पश्चिम बंगाल के होते हैं, इनका नेतृत्व होता है। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन से ही क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि होने लगती है, क्रांति में वृद्धि होने लगती है। तो मैं आपको उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको क्रांतिकारी आंदोलन से अवगत कराऊंगा। क्रांति का जो 1905 के पश्चात क्रांतिकारी
जो जो 1905 के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता है, उस क्रांतिकारी आंदोलन को हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण है 1900 पहला चरण है प्रथम चरण 1906 से लेकर 1914 तक। पहला चरण है 1906 से लेकर 1914 तक। द्वितीय चरण 1919 से लेकर 1932 तक। और तृतीय चरण है 1939 से लेकर 1944 तक। तो इस क्रांतिकारी मूवमेंट को, क्रांतिकारी आंदोलन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1906 से 1914 तक, दूसरा चरण 1919 से 1932 तक, तीसरा चरण 1939 से 1944 तक। 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं प्रथम चरण के बारे में बताऊंगा, 1906 से 1914 तक। क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में होती है। कहां होती है? सबसे पहले बंगाल में होती है। क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में होती है और बंगाल में विभिन्न गुट बनने लगते हैं। जैसे कि अनुशीलन समिति, सबसे पहले अनुशीलन समिति बनता है। यह एक गुप्त संस्था होती है और इस संस्था का काम होता है क्रांति को वृद्धि करना, गोला बम बारूद इकट्ठा करना और गोपनीय तरीके से अपनी योजनाओं को अंजाम देना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। इस अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। प्रमथनाथ मित्र या बैरिस्टर होते हैं, और साथ ही साथ सतीश चंद्र के द्वारा स्थापना की जाती है। अनुशीलन समिति बंगाल में हम देखते हैं कि क्रांति का सबसे पहले उदय होता है और क्रांति में 2 संस्थाएं बनती है। एक अनुशीलन समिति होती है जिसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। इसके संस्थापक होते हैं प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु होते हैं। इस अनुशीलन समिति की 3 समितियां होती हैं। पहली समिति का नेतृत्व सतीश चंद्र बसु करते हैं और दूसरी समिति का नेतृत्व एक बंगाली महिला सरला देवी के द्वारा किया जाता है और तीसरी समिति का नेतृत्व अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। अरविंद घोष, तीसरी समिति का जो नेतृत्व होता है वह अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। अरविंद घोष उस समय बंगाल में सशक्त और मजबूत उग्रवादी नेता थे। बाद में अनुशीलन समिति में मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, साधनों को लेकर, योजनाओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है और अरविंद घोष 1906 में एक अलग संगठन बना लेते हैं। वह संगठन होता है युगांतर समिति। 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना किए और इसके नेता होते हैं वारिंद्र घोष। इनके भाई होते हैं, वारिंद्र घोष जो थे वह इनके भाई थे। वारिंद्र घोष थे और भूपेंद्र दत्त विवेकानंद के भाई थे जिनका नाम नरेंद्र दत्त था। भूपेंद्र दत्त होते हैं और इत्यादि विभिन्न क्रांतिकारी होते हैं जिसको मिलाकर ये युगांतर पार्टी की स्थापना करते हैं। और जो युगांतर पार्टी होती है यह भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र और गुप्त संगठन होता है और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी इसके सदस्य होते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके सदस्य होते हैं। और युगांतर पार्टी बहुत सक्रिय होती है। बंगाल में युगांतर पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अधिक सक्रिय होती है। यह ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करना चाहते थे, सशस्त्र संघर्ष करना चाहते थे और क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जड़ को खत्म करना चाहते थे। इनका उद्देश्य होता है राजनीतिक हत्याएं करना, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं करना, ब्रिटिश खजानों को लूटना इत्यादि। ये सारे विभिन्न साधन होते हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश हथियारों को लूटना, उनके विस्फोटक सामग्री को लूटना, ये सब इनके उद्देश्य होते हैं। और इन उद्देश्यों के माध्यम से वह ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। और युगांतर पार्टी के कार्यकर्ताओं या क्रांतिकारियों का आतंकवादी कार्य या क्रांतिकारी कार्य
1907 से शुरू होता है, जब 6 दिसंबर 1907 को पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में, यानी कि मिदनापुर में, यह मिदनापुर में पड़ता है, मिदनापुर में बंगाल के एड्रयू फ्रेजर की रेलगाड़ी पर बम से हमला किया जाता है, लेकिन एड्रयू फ्रेजर बच जाता है। वह एड्रयू फ्रेजर बच जाता है और यह पहली घटना होती है जब किसी रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया था। और इसमें जो क्रांतिकारी थे वो वारिंद घोष थे, उल्लासकर दत्त थे और प्रफुल्ल चाकी होते हैं। फिर दूसरी घटना 1907 में ही होती है, दूसरी घटना 1907 में ही होती है, जब कलकत्ता के जज किंग्सफोर्ड को, जब कलकत्ता के जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, परंतु इस प्रयास में डगलस किंग्सफोर्ड बच जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम भेजकर मारने की कोशिश की थी और दुर्भाग्य से और संजोग से यह पार्सल बम उसके कर्मचारी के द्वारा खोला जाता है और कर्मचारी घायल हो जाता है और फिर वह अपना ट्रांसफर करा लेता है। कहां करा लेता है? मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में वो अपना ट्रांसफर करा लेता है। फिर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा इसकी हत्या का फिर योजना बनाई जाती है, इसकी हत्या की फिर योजना बनाई जाती है और यह 1908 में फिर पहुंच जाते हैं। कहां? मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी फिर मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं 1908 में, जब डगलस किंग्सफोर्ड अपने आवास से निकल रहा था तो वह बग्घी में सवार होता है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा बग्घी के ऊपर बम फेंका जाता है। संजोग से फिर किंग्सफोर्ड बच जाता है। उस बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं सवार होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं वह भाग जाते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी बाद में अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के पकड़ से अपने को बचने के लिए, या जब अंग्रेज पकड़ने वाले होते हैं तब वह अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है और 19 साल की अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो यह क्रांतिकारियों की तीसरी घटना होती है, बंगाल के क्रांतिकारियों की तीसरी घटना होती है। फिर चौथी घटना 1908 में ही अलीपुर में होती है। पुलिस को पता चलता है कि अनुशीलन समिति के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बनाई जा रही है, और यह सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई जा रही है। तो ब्रिटिश सरकार ने अरविंद घोष और वारिंद घोष सहित अन्य 38 लोगों को पकड़ लिया। इसमें 38 लोग यानी कि कुल 40 लोगों को पकड़ लिया जाता है। अनुशीलन समिति के सभी सदस्यों को 40 अनुशीलन समिति के सभी सदस्यों को पकड़ लिया जाता है, यानी कि लगभग 40 सदस्यों को पकड़ लिया जाता है। अरविंद घोष और वारिंद घोष के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और इस मुकदमे की पैरवी चित्तरंजन दास करते हैं। अरविंद घोष की पैरवी कौन करता है? चित्तरंजन दास करते हैं और चित्तरंजन दास के पैरवी से अरविंद घोष निर्दोष साबित हो जाते हैं और अरविंद घोष को बरी कर दिया जाता है। वहीं वारिंद घोष को दीपांतर हो जाता है, यानी कि काले पानी की सजा दे दी जाती है। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता है। वहीं कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ घोष को वहीं इस षड्यंत्र में शामिल कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ घोष को फांसी की सजा दी जाती है। इसको हम अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल जो होता है वह क्रांतिकारियों का गढ़ होता है और सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल से ही आयोजित की जाती हैं। बंगाल से ही अंग्रेज अधिकारियों का, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या का प्रयास किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1904 में वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। अभिनव भारत, वीर सावरकर 1904 में वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना कहां की जाती है? महाराष्ट्र में की जाती है। महाराष्ट्र में की जाती है इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाती है। और इस अभिनव भारत से पूरे महाराष्ट्र सहित विभिन्न प्रांतों से करीब 200 क्रांतिकारियों का समूह जुड़ा था।
और इस समूह के नेता होते हैं मदन लाल ढींगरा, जो लंदन विश्वविद्यालय में एक छात्र होते हैं। और मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्नल वाइली की हत्या कर दी जाती है। कर्नल वाइली की हत्या कर दी जाती है और मदन लाल ढींगरा को फिर पकड़ लिया जाता है, इनको भी फांसी दे दी जाती है। और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी जाती है। 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी हो जाती है। फिर 1909 में ही नासिक का मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। जैक्सन की हत्या कर दी जाती है कन्हाई लाल या इनको कन्हारे लाल भी कहा जाता है। कन्हारे लाल के द्वारा 1909 में नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है और कन्हाई लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको भी फांसी दे दी जाती है। इस घटना को हम नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और जैसा कि जैक्सन हत्याकांड में अभिनव भारत की संलिप्तता पाई गई थी, जैक्सन हत्याकांड में अभिनव भारत की भूमिका पाई गई थी और फिर सावरकर के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने कन्हारे को अपनी पिस्टल दी है। और फिर जांच में जब यह सिद्ध हो जाता है कि कन्हारे को पिस्टल वीर सावरकर ने दी है, तो वीर सावरकर को भी बंदी बना लिया जाता है और इनको आजीवन निर्वासन की सजा सुना दी जाती है। और फिर वीर सावरकर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता है, यानी कि काले पानी की सजा हो जाती है। यानी कि ये कन्हाई या कन्हारे, इनको कन्हारे भी बोला जाता है। कन्हारे ने जैक्सन की हत्या की थी जिस पिस्टल से, वह पिस्टल किसकी थी? वीर सावरकर की थी। तो वीर सावरकर के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उनको काला पानी की सजा हो जाती है। जैक्सन हत्याकांड के बाद होता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के नेता होते हैं रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद आदि ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। जैसा कि 1905 तक लॉर्ड कर्जन होता है और 1905 से लेकर 1910 तक लॉर्ड मिंटो होते हैं। 1910 में भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो ये सारे नेता रास बिहारी बोस, अवध बिहारी और अमीर चंद ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई। ये सारे नेता, ये सारे क्रांतिकारी जो थे, वो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने की योजना बनाई जब दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जा रही थी 23 दिसंबर 1912 को। तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बना रहे थे, यानी कि कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की जा रही थी और लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। तभी रास बिहारी बोस, अमीर चंद्र, अवध बिहारी के नेतृत्व में सचिन सान्याल और चरण दास के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है और लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। फिर भी लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं और इस घटना में रास बिहारी बोस को निर्दोष करार दिया जाता है और चरण दास को आजीवन कारावास सुनाई जाती है। इसी तरह से अनुशीलन समिति के सदस्यों ने वर्ष 1910 में हावड़ा शिवपुर में इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या कर देते हैं। 1910 में हावड़ा में एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या कर दी जाती है। शमसुल आलम का दोष इतना होता है कि उसको अनुशीलन समिति की जांच करने का जिम्मा दिया गया था। उसको अनुशीलन समिति की जांच करने का जिम्मा दिया जाता है, इसलिए अनुशीलन समिति के जो सदस्य होते हैं वह शमसुल आलम की हत्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। इस कांड को हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।
इस हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र में शामिल 47 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और नरेंद्र भट्टाचार्य को 1 वर्ष की नजरबंदी की सजा सुनाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रांति का केंद्र होता है वह बंगाल होता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र होता है। उत्तर प्रदेश में भी कई कई घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि 1912 तक महाराष्ट्र में क्रांति व्यापक पैमाने पर विस्तरित होती है, व्यापक पैमाने पर फैलती है और विभिन्न क्रांतिकारियों का दमन किया जाता है, काला पानी की सजा सुनाई जाती है, कुछ को फांसी दी जाती है। इसी तरह से 1905 से लेकर 1914 तक विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगती हैं। विदेशों में भारतीयों के द्वारा विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। विदेशी गतिविधि, विदेशों में भी भारतीयों के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो संस्कृत के विद्वान होते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, 1905 में यह नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इनके द्वारा इंडिया हाउस की भी स्थापना की जाती है। इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। इन्होंने लंदन में एक घर खरीद लिया था और उस घर का नाम इन्होंने क्या रख दिया था? इंडिया हाउस रख दिया था। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है, नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। यह जो होती है एक भारतीय संस्था होती है और इसके प्रमुख सहयोगी होते हैं विनायक सावरकर। और वहीं फ्रांस में भी क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय होने लगती है। मैडम कामा और सरदार सिंह राणा के नेतृत्व में फ्रांस में भी क्रांतिकारियों के समूह बनने लगते हैं। और वहीं जर्मनी में बर्लिन कमेटी के नाम से भारतीय क्रांतिकारियों की संस्था स्थापित होती है। वहीं हम देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा में भी भारतीयों के द्वारा क्रांतिकारी संगठन बनाए जाते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। गदर आंदोलन जिसको कहते हैं, गदर पार्टी की स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के द्वारा, कनाडा में रह रहे भारतीयों के द्वारा संयुक्त रूप से गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की जाती है। और फिर जब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है तो यह भारतीयों के लिए, भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए यह प्रयास करने लगते हैं। और जो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष होते हैं वह सरदार सोहन सिंह भाकना थे, केशर सिंह, और इसके अलावा इसके सदस्य थे केशर सिंह, लाला हरदयाल, लाला ठाकुर दास, पंडित काशीराम मदरौली। ये सारे नेता, ये सारे क्रांतिकारी इस संगठन के सदस्य होते हैं। और जब गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कर दी जाती है तो गदर पार्टी के द्वारा एक पत्र निकाला जाता है, हिंदुस्तान का गदर निकाला जाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार का खुला विरोध किया जाता है और भारतीयों को क्रांति के प्रति प्रेरित किया जाता है। यह जो हिंदुस्तान का गदर जो पत्र होता है यह उर्दू में प्रकाशित होता है, अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, हिंदी में प्रकाशित होता है, पंजाबी में प्रकाशित होता है, विभिन्न भाषाओं में इस पत्र को निकाला जाता है। और फिर गदर के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब वह समय आ गया है जब हम ब्रिटानी शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकते हैं, क्रांति छेड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इसमें सेना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 1913 से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी थी और गदर पार्टी के सदस्यों को लगा कि ब्रिटिश सरकार को सेना की जरूरत पड़ेगी और हम सभी सेना में घुसकर सेना को संगठित कर सकते हैं और एक सैनिक विद्रोह कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से विद्रोह कर सकते हैं और उसके विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। तो 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को में का मुख्यालय बनाया गया। उस मुख्यालय का नाम रखा गया युगांतर आश्रम। उस मुख्यालय का नाम क्या रखा गया? युगांतर आश्रम रखा गया 1913 में। और फिर 1914 में एक ऐसी घटना घटित होती है जो हमारे इतिहास में अंकित है। 1914 में एक घटना घटित होती है, कामा गाटा
मारू, कामागाटा मारू, जिसको हम कहते हैं कामागाटा मारू विद्रोह। यह जो 1914 में कामागाटा मारू की घटना होती है, इस घटना से गदर पार्टी के नेताओं ने, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी। हुआ यूं कि कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था और इसको एक पंजाबी सिख बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। यह कामागाटा मारू क्या था? यह जहाज था और इसको बाबा गुरुदीप सिंह ने खरीदा था। गुरुदीप सिंह ने खरीदा था। इस कामागाटा मारू जहाज में करीब 376 लोग भारतीय थे। भारत से 376 लोगों को लेकर यह कहां जा रहा था? कनाडा जा रहा था। यह कनाडा जा रहा था। लेकिन जब यह जहाज कनाडा पहुंचता है, जब कामागाटा मारू जहाज कनाडा पहुंचता है, तो कनाडा में केवल 24 भारतीयों को ही उतारा गया। और यह जहाज जब 376 लोगों को लेकर कनाडा जा रहा था, कनाडा के वैंकूवर में जा रहा था, तो कनाडा के वैंकूवर में केवल 24 लोगों को ही उतारा गया। आव्रजन नीतियों के या वीजा अधिनियमों के अंतर्गत केवल 24 लोगों को उतारा जाता है। इस जहाज से केवल 24 लोगों को उतारा जाता है और बाकी लोगों को भारत वापस भेज दिया जाता है। वैंकूवर से यह कामागाटा मारू जहाज जब भारत आता है और भारत में कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचता है, बजबज बंदरगाह पर पहुंचता है, तो वहां फिर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोली चला दी जाती है और उसमें फिर 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसके विरुद्ध भी फिर आंदोलन छिड़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि फिर 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है और यह नवंबर 1918 तक चलता रहता है। नवंबर 1918 तक यह युद्ध चलता रहता है। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न क्रांतिकारी अधिनियम बनाए जाते हैं। क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए जाते हैं और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगता है, उनको जेल में बंद किया जाने लगता है। जैसे कि 1917 में रौलट एक्ट आ जाता है। 1917 में रौलट एक्ट आ जाता है। वो रौलट एक्ट के द्वारा अपील, दलील और वकील का अंत किया जाता है। जैसा कि लाला लाजपत राय के शब्दों में, नो अपील, नो वकील, नो दलील की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत कर दी गई थी। तो विभिन्न अधिनियम बनाए जाते हैं और क्रांतिकारियों का दमन किया जाने लगता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब जो दूसरा चरण शुरू होता है, वह होता है 1919 से लेकर 1932 तक। 1919 से लेकर 1932 तक। इस दूसरे चरण को और तीसरे चरण को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं 1906 से 1914 तक होने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।